हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने हिंदी सीरीज को शुरू कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट अपने सीयूटी यूजी और टीजीटी पीजीटी हिंदी, चाहे वो केवी के लिए तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी के लिए, ईएमआरएस के लिए या एनवीएस के लिए या किसी भी स्टेट के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह सीरीज जो है बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो इस सीरीज में जो है मैंने हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन को है वो मैंने पढ़ा दिया है। तो जिन्होंने भी उन वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो आप वहां पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जिस स्टूडेंट ने मेरा जो टेलीग्राम है चैनल उसको ज्वाइन नहीं करा है, तो आप उसको भी जा करके ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आदिकाल। आदिकाल हमारा हिंदी साहित्य जो था उसको जो हमने 4 काल खंडों में विभाजित किया था। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम चरण है वो हमारा आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल जो था उसका जो समय रहा था वो संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक आदिकाल का जो समय है वो रहा है। इसमें क्या है कि जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम चरण था उसको आदिकाल के नाम से जाना जाता था। इस चरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल के नाम से पुकारा था, यानी उसका जो नामकरण था वो वीर गाथा काल दिया था। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वो प्रथम एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम से संबोधित करा। ये प्रथम आचार्य थे आदिकाल नाम देने वाले। तो हिंदी साहित्य का जो उदय हुआ था उस समय सम्राट कौन थे? हर्षवर्धन। उसके शासन का अंत हो रहा था और उसी समय जो है हमारे हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। उस साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या करते हैं कि जो अपभ्रंश मिश्रित भाषा थी हिंदी और मिश्र अपभ्रंश, उन दोनों का मिक्सअप जो रूप था उसी का ही प्रयोग इस काल में किया जाता था। तो अपभ्रंश मिश्रित जो हिंदी भाषा थी उसको अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए थे। अपने अनुसार उन्होंने अलग अलग नामों से पुकारा है उसको। जैसे कि जो प्राकृत भाष हिंदी है, प्राकृत भाष हिंदी इस नाम से जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने उसको प्राकृत भाष हिंदी के नाम से पुकारा है। इसको किसने कहा? इसने रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है प्राकृत भाष हिंदी नाम से पुकारा है। जो पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी नाम देने वाले कौन थे? चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया था। जो परिष्कृत हिंदी है, परिष्कृत हिंदी के नाम से पुकारने वाले जो हमारे आचार्य थे वो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे जिन्होंने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा को जो है परिष्कृत हिंदी नाम दिया था। फिर है देसिल बहिना। ये जो देसिल बहिना नाम है ये किसने दिया था? ये दिया था विद्यापति ने। किसने दिया था? विद्यापति ने। विद्यापति ने जो है देसिल बहना नाम जो दिया है। फिर है विकसित अपभ्रंश या आरंभ। जो हिंदी है अपभ्रंश है, विकसित अपभ्रंश या आरंभ अपभ्रंश जो नाम दिया वो दिया था डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र, जो डॉक्टर नगेंद्र है उन्होंने जो है अपभ्रंश, आरंभ अपभ्रंश या विकसित अपभ्रंश नाम दिया। किसको? अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा को नाम दिया। और अवहट जो नाम है वो देने वाले कौन थे? वो थे भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास, इन्होंने जो है अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को अवहट के नाम से पुकारा है। तो इस तरीके से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया है कि आदिकाल नाम। तो जो अलग अलग आचार्यों ने अपने अनुसार आदिकाल नाम को, जो आदिकाल प्रथम चरण था हिंदी साहित्य का, उसको अलग अलग नामों से पुकारा है।
जैसे कि वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम देने वाले कौन थे? ये थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, जिन्होंने इसको वीर गाथा काल के नाम से पुकारा है। आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं आदिकाल नाम देने वाले। तीसरा है बीज वपन काल, यानी कि आदिकाल को बीज वपन काल जो नाम देने वाले थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने इसको बीज वपन काल के नाम से पुकारा है। फिर है सिद्ध सामंत काल, यानी कि सिद्ध सामंत काल के नाम से इसको पुकारने वाले आचार्य कौन थे? वो थे राहुल शाक्यतैन थे। राहुल शाक्यतैन ने इसको सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है। अगले जो हमारे आचार्य रहे वो है संधि काल या चारण काल। इस नाम से पुकारने वाले आचार्य कौन थे? तो वो थे हमारे राम कुमार वर्मा, यानी कि राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल या चारण काल के नाम से पुकारा है। अगला है आरंभिक काल, यानी कि आरंभिक काल नाम देने वाले कौन थे? तो वो थे मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधु कौन? जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई हैं जिनको मिश्र बंधुओं के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने आदि काल को आरंभिक काल के नाम से पुकारा है। अब है प्रारंभिक काल नाम दिया था, वो दिया था हमारे गणपति चंद्र गुप्त जी ने। उन्होंने आदि काल को प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा है। उसके बाद आता है वीर काल। वीर काल नाम देने वाले कौन थे? ये थे हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी थे। उसके बाद है चारण काल। चारण काल जो नाम है वो ग्रियर्सन जी ने दिया है, और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी। और जो आधार काल नाम है, आधार काल नाम आदि काल को आधार काल नाम देने वाले मोहन अवस्थी और सुमन राजे थे। तो इन दोनों ने जो है आदि काल को आधार काल नाम से पुकारा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने अपने अनुसार आदि काल को अलग अलग नामों से पुकारा है। अब है आदिकाल साहित्य की शैलियाँ। तो आदिकाल के साहित्य में दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया था। तो वो कौन कौन सी थी? डिंगल थी और पिंगल थी। तो जो डिंगल है और पिंगल है, इनमें जो है कौन कौन सी शैलियाँ हुई थी, ये किस तरीके से है? यानी कि जो डिंगल शैली थी, अपभ्रंश और प्लस में राजस्थानी, इन दो भाषाओं को जब मिलाया जाता है तो राज्य अपभ्रंश और राजस्थानी जो ये भाषा प्रयोग हुई उसको डिंगल शैली में रखा गया। यानी कि डिंगल जो शैली थी उसमें अपभ्रंश और राजस्थानी इन दोनों बोलियों का प्रयोग किया जाता है। और जो पिंगल शैली होती है इसमें क्या होता है? इसमें अपभ्रंश अपभ्रंश और कौन सी भाषा होती है? इसमें कौन सी बोली होती है? सॉरी, इसमें कौन सी बोली होती है? वो होती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, यानी कि जब अपभ्रंश और राजस्थानी इन दो का प्रयोग किया जाता है बोलियों का, तो वो हमारी डिंगल शैली के अंतर्गत आएगा। और पिंगल शैली के अंतर्गत अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा इन दो का प्रयोग किया जाता है, तो वो पिंगल शैली के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो आदिकाल में दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया था। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का आदि कवि, हिंदी भाषा का आदि कवि कौन है? तो हर आचार्य ने, हर लेखक ने अपने अनुसार आदि कवि माना है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग आदि कवि माने हैं। तो उनको हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हमारे रहे हैं। तो आदि हिंदी भाषा का आदि कवि किस किस ने माना? जैसे कि पुष्प या पुंड कवि। पुष्प या पुंड कवि को हिंदी भाषा का आदि कवि जो मानने वाले थे वो हमारे थे ठाकुर शिव सिंह सेगर। ठाकुर शिव सिंह सेगर ने पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का आदि कवि माना है। जो स्वयंभू है, स्वयंभू को आदि कवि मानने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। शालिभद्र सूरी है, शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त जी वो है हिंदी हिंदी का भाषा का आदि कवि मानते हैं। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का जो है आदि कवि माना, हिंदी भाषा का आदि कवि माना है। सरहपा, सरहपा को हिंदी का आदि कवि मानने वाले कौन थे? तो सरहपा जो थे वो राहुल शाक्यतैन जी थे। वो हिंदी भाषा का आदि कवि सरहपा को मानते थे। कौन? राहुल शाक्यतैन। विद्यापति, विद्यापति को जो है कौन मानते थे? वो मानते थे बच्चन सिंह। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो विद्यापति को हिंदी भाषा का आदि कवि मानने वाले कवि हैं।
राजा मुंज। राजा मुंज को हिंदी का जो प्रथम कवि कहे या हिंदी भाषा का आदि कवि कहे तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। वो राजा मुंज को हिंदी भाषा का आदि कवि कहने वाले आचार्य रहे। फिर चंद्र बरदाई को हिंदी का आदि कवि किसने माना, तो वो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इसको आदि कवि माना है। तो हिंदी साहित्य का विभाजन, हिंदी कालीन साहित्य जो था, हिंदी आदिकाल में जो साहित्य रचा गया उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया था, तो उसको हम जान लेते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है उसको 4 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है, रासो साहित्य। रासो साहित्य जिसको हम चारण काव्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा जो रहा वो रास साहित्य रहा, जिसमें हमारा जैन काव्य यानी कि जो जैन कवियों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वो हमारा रास साहित्य के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा सिद्ध साहित्य यानी कि बौद्ध साहित्य, जो बौद्धों के द्वारा जो कवि थे उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया वो हमारा सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। नाथ साहित्य के अंतर्गत वो आता है जो शैव यानी कि शिव को मानने वाले जो अनुयायी थे और उन्होंने जिस भाषा में अपने शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा वो हमारा नाथ साहित्य के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि रासो साहित्य के अंदर, रास साहित्य के अंदर, सिद्ध साहित्य के अंदर, नाथ साहित्य के अंदर कौन कौन से साहित्य आते हैं, तो उसके बारे में हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे। अब है रासो साहित्य। तो कई विध रासो साहित्य यानी कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में हर आचार्य ने अब अलग अलग मत दिए हैं। यानी कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको लेकर भी आचार्यों के बीच में मतभेद रहा। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनका कहना था कि जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उनका कहना था कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रासक शब्द से हुई है। फिर है गारसादा तासी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो राजस्यु या राजसु इन दो शब्दों से, इनमें से यानी कि राजस्यु या राजसु इन शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हर प्रसाद शास्त्री, उनका कहना था कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो राजयश से हुई है। नरोत्तम स्वामी जी हैं, वो रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं और नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार जो रासो शब्द की उत्पत्ति वो रास से हुई है। इस प्रकार अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत रखे हैं रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के। तो जैसे कि रसायन, रासक, राजस्यु या राजस्यु और राजयस, रसिक और रास, इन शब्दों से क्या हुई है, रासों की उत्पत्ति हुई है। अब जब ये तो कहा है कि जो रास हमारा जो आदिकाल था वो अनेक विवादों का, अनेक मतभेदों का जो है काल रहा है। उसमें रचनाओं को लेकर के कहें या फिर शब्दों को लेकर कहे या नामकरण को लेकर के रहे, तो अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं। अब है रासो साहित्य के बारे में, जैसे हमने पता कि रासो साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम आगे जान लेते हैं कि रासो साहित्य की विशेषताएं क्या रही। यानी कि जो हम बात करें तो रासो साहित्य जो ये क्या था, हमारा आदिकाल में जो साहित्य रचा गया उसको 4 काल खंडों में बांटा गया। तो पहला जो हमारा था वो हमारा रासो साहित्य था, जिसके बारे में पहले रासो साहित्य, फिर रास साहित्य, फिर हमारा जैन साहित्य, फिर नाथ साहित्य, इस तरीके से जो 4 भागों में उनको बांटा गया था। तो जो पहला भाग था वो हमारा रासो साहित्य था। तो रासो साहित्य की उत्पत्ति के बारे में जाना हमने कि रासो साहित्य की जो उत्पत्ति थी उसकी किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो अलग अलग आचार्यों ने उसको अलग अलग बताया। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया, उसने अपने अनुसार बताया, तो हर आचार्य ने उनको अपने अनुसार बताया है। अब है रासो साहित्य की विशेषताएं क्या थी। तो जैसे कि जो रासो साहित्य था वो चारण या भाट कवियों के द्वारा लिखा गया था। तो चारण या भाट कवियों के द्वारा लिखा गया जो साहित्य था वो हमारा रासो साहित्य था। इस साहित्य में क्या था कि इस साहित्य में जो हमारे आश्रय दाताओं के शरण में जो कवि रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही उनकी अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसाएं की और उन्हीं के बारे में ही लिखा है, उनकी वीरताओं के बारे में, उनके युद्ध कौशल के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो उन सब के बारे में उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत लिख दिया है।
फिर सामंती जीवन की संपूर्ण झलक, यानी कि रासो साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं, तो हमें जितना भी सामंती जीवन है उसके बारे में, समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार समाज में कैसी परिस्थितियां थी, उन सभी के बारे में हम इनको पढ़ करके जान सकते हैं। वीर और श्रृंगार रस की इस साहित्य में प्रधानता थी। वीर और श्रृंगार रस की कैसे थी कि जो हमारे कवि थे, जो अपने आश्रयदाताओं के शरण में जो कवि रह रहे थे, वो क्या करते थे, उनके साथ युद्ध स्थल पे भी उनके साथ जाते थे। और जिस तरीके से वो उनकी वीरताओं का, कि कैस किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा है, उन सब का उन्होंने वर्णन करा। और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या करा, फिर उनकी वीरताओं का वर्णन करने के लिए, उनके जीवन का वर्णन करने के लिए वीर रस और श्रृंगार रस का सबसे ज्यादा प्रयोग उन्होंने किया है। तो इसलिए हमें रासो साहित्य के अंतर्गत वीर रस और श्रृंगार रस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये रासो साहित्य की विशेषता ये भी है कि इसमें हमने डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं की जो शैलियां हैं उसका भी हमें देखने को मिलता है। वो देखने को मिलेंगी कि डिंगल भाषा का भी प्रयोग हुआ है इनमें, और पिंगल शैली का भी इसमें प्रयोग हुआ है। फिर राष्ट्रीय भावना का अभाव, राष्ट्रीय भावना का अभाव भी इस साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो हमारे कवि थे, आश्रित जो कवि थे, वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही लगे रहते थे, और उन्हें देश के अंदर क्या घटित हो रहा है, समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है, उसके बारे में उनको वर्णन करने का उनका ध्यान ही नहीं था। वो सिर्फ अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते रहते थे, उनको उन्हीं को ही खुश करने में लगे रहते थे। क्योंकि जब वो उनको खुश करेंगे तो वो उनसे खुश होकर उनको इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। तो इसलिए, और वो उनकी शरण में रह रहे थे, तो इसलिए वो उनकी प्रशंसा भी करेंगे। तो वो सिर्फ अपने आश्रयदाताओं को ही प्रसन्न करने में लगे रहते थे, समाज से, देश से उनका कोई भी ध्यान उनका नहीं था, कोई भी संबंध उनसे नहीं रखते थे वो। इसलिए इन साहित्य में हमें राष्ट्रीय भावना का अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। विविध छंदों का प्रयोग किया है, जब वीरता कब करेंगे, जैसे अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, जब वो किसी राजा अपने आश्रयदाता का और किसी राजा, दूसरे राजा के साथ जब युद्ध होता था, तो वो क्या करते थे कि अपने राजा को उस दूसरे राजा से बहुत ही ज्यादा पराक्रमी सिद्ध करते थे, उनको वीर बताते थे। तो वो कहीं ना कहीं उनकी अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करते थे। और उनकी श्रृंगार वर्णन भी जब उनका करते थे, उनकी प्रेम कथाओं का वर्णन करते थे, तो उसके अंतर्गत जो फिर क्या करते थे, तो अलग अलग प्रकार के छंदों का भी उसमें प्रयोग किया जाता था। ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी इसमें प्रयोग किया गया है। यानी कि जो रासो साहित्य था उसमें ऐतिहासिकता का वर्णन तो दिखता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कल्पना का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। जो चीज नहीं हुई है उसको भी कल्पनाओं के माध्यम से दिखाया गया है। तो इसलिए इस साहित्य में हमें कल्पना भी देखने को मिलेगी। आगे कहे तो जो हमारे रासो साहित्य है उसके प्रमुख कवि और रचनाएं कौन कौन सी है, यानी कि रासो साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई की जो प्रमुख रचना रही है वो पृथ्वीराज रासो रही है। और फिर है नरपति नल्हा, इसकी जो प्रमुख रचना रही वो बीसलदेव रासो रही। जगनिक कवि हैं, उनकी परमाल रासो रही। सारंगधर की है, उनकी हमीर रासो रही। और दलपति विजय है, इनकी खुमान रासो। नल्ला सिंह भाट की विजयपाल रासो, और जला सिंह की बुद्धिरास रासो। इस प्रकार से ये प्रमुख कवि हैं और प्रमुख इनकी रचनाएं ये रही हैं। तो इनके बारे में हम, जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो है, कुमाण रासो है, विजयपाल रासो है, बुद्धि रासो है। तो इन सब के बारे में, और इनके जो हमारे लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, चंद्रवरदाई, नरपति नाल है, जगनिक, और विजय दलपत विजय, नल्ला सिंह भाट, जलहण और सारंगधर, इन सब की जो है हम विस्तार से चर्चाई करेंगे। हर एक रचना को लेंगे और उसके विस्तार से उसका वर्णन करेंगे, उसमें क्या प्रमुख रहा है और किस तरीके से, जैसे कि हर रचनाओं
को अलग, किसी को हमें सग्र में बांटा गया है, किसी को अध्याय में बांटा गया है, किसी को समय में बांटा गया है। तो हर तरीके से हम उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से उनको पढ़ेंगे। तो वो हम जो है अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है आज तक अभी तक इतनी ही, इसमें इतनी ही जानकारी दी जाएगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के संबंधित में अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस डाउट को भी पूरा करूँगी, उसको क्लियर करूँगी उस डाउट को भी। और इस ये जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे नया आया है तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ की ऑल को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।